जय। क्या हाल चाल है? बैठिए बैठिए बैठिए। कैसे हैं आप लोग? बैठो 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 बैठो। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी बढ़िया है सबकी? एक अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, उससे शुरू करते हैं फिर आते हैं। अकबर इलाहाबादी एक व्यक्ति हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे पहले, और जब जज हुए तो उनसे लोगों ने पूछा, जब वो रिटायर हो गए अकबर इलाहाबादी तो अपने घर पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि आप जज रहे हैं, इतने बड़े पद पे रहे हैं, कैसा लग रहा है? कहें यार अच्छा तो नहीं लग रहा है, जब तक जज थे तब तक पूरी दुनिया सामने नतमस्तक थी, अब जब से रिटायर हुए हैं तब से कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर कहा, क्या कहें अहबाब। क्या कहें अहबाब का मतलब होता है जो हमारे वंशज हैं उनके लिए। क्या कहे अहबाब, क्या कारे नुमा कर गए। क्या कहे अहबाब, क्या कारे नुमा कर गए। हमने बीए करी, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। फिर से सुन लो। क्या कहे अहबाब, क्या कारे नुमा कर गए। क्या कहे अहबाब, क्या कारे नुमा कर गए। हमने बीए करी, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। इसका मतलब यह है कि आप अपने जीवन में अधिकारी तो बनना चाहते हैं, अधिकारी बनने के बाद आपको बहुत अच्छे स्तर पे काम करना होगा, तब आपकी पहचान बनेगी। नहीं तो रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े अधिकारियों कोई पूछता नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा काम करके जाइए कि लोग आपको याद करें कि आपने कुछ काम किया है। तो अभी हम लोग थोड़े कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो आपने अभी तक अध्ययन किया है। एक प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे। कहां पे है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है आगे बढ़िए। आगे कैसे? ऐसे ही बढ़? अच्छा ये ठीक ठीक ठीक। अगला प्रश्न, इसका आंसर बताइए क्या है? कैल्कोलिथिक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहां कहां पे? रायसेन। रायसेन से, बहुत बढ़िया। आ रही बात समझ में? अब बताइए। कुछ लोग बोल रहे थे कि सर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उससे एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके हमारे होंगे कि नहीं होंगे। उसी समय मैंने कहा था कि पहले अध्ययन तो कर लो, अध्ययन करने के बाद देखा जाएगा कि प्रश्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अधीरता से कोई काम, अधीर होने से कुछ नहीं होता। आपने देखा होगा अक्सर जो वास्तविक संस्थापक है बिंबिसार, अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया सबको? ठीक है। अगर आपसे एक बात मैं पूछोगे, यहां पे जो चित्रकला में जो रूप मिलते हैं, हां बोलिए, जो ये वाला क्वेश्चन, अरे भाई ये क्वेश्चन देखिए, जो कैल्कोलिथिक का मतलब क्या होता है? ताम्रपाषाण। बैठो बैठो बैठो। इसको एक और कहते हैं चैल्कोलिथिक। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा अगर यहां मिस्टेक हो गई होगी टाइप में तो अंडरस्टूड कर लीजिएगा, कुछ चीजें अपने से भी समझने के लिए होती हैं।
अगला प्रश्न क्या है? कहां है? ठीक है, बहुत बढ़िया। कौन है? क्या है? कौन है ये? चलिए देखते चलिए केवल। अगला प्रश्न, ये तो बहुत टफ दिखाई दे रहा है। क्या है इसका आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बताइए। अगला प्रश्न देखिए। जो ज्ञानी मानव है, अगर आप देखेंगे तो उसके बारे में जो एक्चुअल जानकारी है वो है 30,000 से 40,000 पूर्व। 30,000 से 40,000 ईसा पूर्व जो ज्ञानी मानव है उसकी जानकारी मिलने लगती है, जिसके पास पूरी समझ होती है और जो हर तरीके से अच्छा काम करने लगता है। अगला पॉइंट क्या है? क्या है? अगला प्रश्न क्या है? प्राचीनतम कहां पे? कहां पे? बहुत बढ़िया, आप लोग तो पूरा ही आंसर बता दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्या है? इसका वैसे आंसर अगर आप देखें, इसका आंसर होगा ई। लेकिन केवल एक ही विशेषता नहीं थी ना, बहुत सारी विशेषताएं थी, है ना, इसलिए इसका आंसर ई होगा। कहां से? कहां से? क्या सबसे? अगर इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अगर ये लिखा है तो इसमें हम इस पे भी जा सकते हैं। आयोग ने आंसर इसको माना है। वैसे अगर आप हमसे पूछे तो आंसर ये भी हो सकता, ठीक, लेकिन अगर आयोग पे जैसे आयोग जा रहा है वैसे चले जाइए तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़िए। अब ये बताइए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन संबंधित नहीं? जितने भारतीय वो तो होंगे ही, ऐसे समझ लीजिए, जितने भारतीय वो तो हैं ही हैं। एक वीएम स्मिथ नहीं है। कौन नहीं है? वीएम स्मिथ नहीं है। क्या सबको समझ में आ रहा है? आपको यह लग रहा है कि आपने जो अध्ययन किया उससे प्रश्न बन रहा है? अध्ययन तो हम कर रहे हैं, उससे यह भी समझ में आना चाहिए कि प्रश्न भी बन रहा है कि नहीं बन रहा। और इसके साथ एक बात और अच्छी हो रही कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी आ रही है। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे आप आंसर लिखने के जो फॉर्मेट पे भी पढ़ रहे हैं। आपने एक जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो मेंस के भी जो पॉइंट्स होते उस पे भी आपने समझा इस विषय को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आसान प्रश्न है।
बहुत आसान सा प्रश्न है। ये वाला तो बड़ा हार्ड है यार, बड़ा हार्ड प्रश्न दिखाई दे रहा है। कहां है? ठीक है, चलिए और देखते जाइए। कौन सा? लाल। लाल, बहुत बढ़िया। ये तो आसान सा प्रश्न है, बताओ। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, चलिए। कौन सा? क्या? क्या है इसका? क्या है इसका? क्या है इसका आंसर? बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़िए। अब बताइए, तो बहुत टफ प्रश्न है, बहुत टफ प्रश्न है। जो गाय की जानकारी बाद में हुई ना, गाय की जानकारी तो बाद में हुई है, उस समय नहीं है। एक और कौन जानवर था यहां? भैंसा। इसके जगह जानकारी किसकी मिलती है? भैंसे की। ठीक है, चाउंदड़ो कहां है? कहां है? कहां है चाउंदड़ो? जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ना? स्थल नहीं है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, हलवा टाइप का ये देखिए। कौन सा? कौन सा? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग तो जो क्रांति मचा देंगे। कहां पे? कहां पे? परुशड़ी नदी पे। इसको क्या कहेंगे? सूत्रकाल। क्या कहते हैं? सूत्रकाल। इसको सूत्रकाल कहते हैं। इसको ब्राह्मण काल भी कहीं कहीं आंसर में है। वैसे अगर आप पूछोगे तो इस सूत्रकाल के रूप में बहुत सारी जगह है। तो जो ब्राह्मण काल वाला भी है मैटर, उसको और इसमें एक ही बात आपको मानना है। अगर सूत्रकाल दिया हुआ है तो सूत्रकाल पे चले जाएंगे। ठीक है, कहां? कहां पे? चलिए आगे बढ़ते जाइए। अब इसमें एक बात समझिए, एक पकड़िए। देखिए, मैं एक पकड़िए। आप देखिए, जो निरुक्त क्या है? जो शब्दों की उत्पत्ति है ना? अब आप इसको देखिए कि ये कहां है? सी पे 3 कहां है? देखिए, एक ही जगह है। देखिए, एक ही जगह है ना? ऐसे पकड़, अगर आप ऐसे भी पकड़ के देखो, जो निरुक्त क्या है? अच्छा, आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? कैसे बताओ? कैसे बोलो? तो निरुक्त किसका है? 2। ठीक है, फिर बोलो, बोलते जाओ। अब ठीक, बहुत बढ़िया। कुछ तो आपको पता चल गया है। चलिए, बहुत बढ़िया। आप बताइए, कौन है? कौन है? चलिए, बहुत अच्छा। अब बताइए, तो बहुत हार्ड प्रश्न है। एतरे और जो कोशितकी है वो किसका है? एतरे प्लस
कौशितकी, ये ऋग्वेद के हैं, है ना। जो सतपथ का क्या है, जो गोपद ब्राह्मण। और ये जो तैतरीय है, ये किसका है, यजुर्वेद का है ना, यजुर्वेद का। अगर हम बात करें इसको तो ये किसका है, यजुर्वेद का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कितने हैं, बहुत बढ़िया, 16 संस्कार। चलिए आगे बढ़ जाइए। आसान सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है बहुत। ये सब प्रश्न तो पूछना ही चाहिए। कौन है, कौन सा, ये वाला कि ये अच्छा ये वाला है। अगला प्रश्न देखिए, ये कहां है भाई, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, अगला प्रश्न, मैक्स मुलर कहां कहते हैं, मध्य एशिया, मध्य एशिया। जो तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे ना, तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव से। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। हैं? कौन है इसका, अज्ञात है यार, अज्ञात है, इसका नाम नहीं मिलता। जो प्लिनी की पुस्तक उसका नाम है जो नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, बताइए जो सिंगयुंग कब आया, ये आया था इस समय अगर आप देखिए तो 518 में, लेकिन इसी में रहेगा 515 से 520, ये 518 में आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये मेगास्थनीज कौन है, मेगास्थनीज ये राजदूत है, और इसने पूरा जो पाटलिपुत्र के बारे में भी बताया है कि पाटलिपुत्र का नगर प्रशासन कैसे जो यहां का नगर प्रशासन कैसे चलता था, यहां की व्यवस्था कैसी थी, यहां की जातियों के बारे में भी मेगास्थनीज ने बताया है इंडिका में, है ना। भारत में ऐतिहासिक क्रम में इतिहास लिखने का जो पहला प्रयास है वो राजतरंगड़ी का है, जो कश्मीर का इतिहास लिखा गया। बताइए, ये जूनागढ़ जो अभिलेख है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, पहला अभिलेख है ना। और इस पे यह भी बताया गया कि जो सुदर्शन झील है वो टूट गई थी, तो उसको रुद्रारामन ने ठीक कराया था। ठीक है, कितने कितने कितने, बहुत बढ़िया। अब बताइए, ये तो बहुत हार्ड प्रश्न है, कौन है, चलिए अच्छी बात, अच्छी बात, आ जाइए इस पे। हर्ष चरित्र, कुछ लोग ये कहते हैं कि हर्ष उतना महान नहीं था, उसको महान बना दिया बाणभट्ट ने। जब हर्ष पे आएंगे तो थोड़ी सी चर्चा हर्ष पे करेंगे कि हर्ष महान था कि नहीं था। हर्ष इतना महान था कि वो प्रयाग जाता था और अपने वस्त्र तक दान कर देता था। हर्ष की कहानी बड़ी अद्भुत कहानी है। हर्ष की बहन का नाम था राजश्री, जो कैद कर ली गई थी। उसको छुड़ाने के लिए हर्ष ने बड़ा प्रयास किया और जो थानेश्वर है उसको अपनी राजधानी बना के वहां शासन किया। आगे बताएंगे इस पे। मुद्रा राक्षस किसका है? विशाख दत्त। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्या है, क्या है ये? मेगास्थनीज कहता है यहां के प्रशासन के बारे में पाटलिपुत्र के। ठीक है, बताइए क्या है इसका, क्या है?
जो प्राकृत भाषा में, आरामाइक प्राकृत लिपि में आप देखते हैं किसके अभिलेख मिलते हैं। अब ये देखिए अर्थ, अब यहां देखना, अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र ऊपर लिखा अर्थशास्त्र के अनुसार। वैसे राजकीय भूमि होती है, ठीक है, वो ठीक बात है, लेकिन यहां पर अर्थशास्त्र के अनुसार पूछा है, तो ये जो जनजातियों द्वारा जो भूमि एग्रीकल्चर किया जाता था वो भूमि कहलाती। क्या क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़िए। कुमार संभवम के लेखक कौन है? कौन है? बहुत बढ़िया, कालिदास अद्भुत व्यक्ति, और भी रचनाएं हैं इनकी, रघुवंशम रचना है, जो मेघदूतम है, ऋतु संहारम है, बहुत सारी रचनाएं। फिर जो विक्रम शौर्यम है, ये भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे शेक्सपियर को सीखना चाहिए कुछ, नहीं ऐसा लगता है आपको? क्या है? क्या है? आज जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सबसे बड़े जो महापुरुष हैं वो यही हैं। ये सप्तांग का सिद्धांत देते हैं कि एक राजा को, एक राज्य को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो यहां से सीखना चाहिए। राजनीति के वो कोर सिद्धांत जिससे राज्य चलता है उसको देते हैं विष्णुगुप्त या चाणक्य। तो राजनीति के सिद्धांत, उसकी नीतियां इनके पास है। आगे चर्चा करेंगे, चूंकि अब जब हम मौर्य काल पे आएंगे तो इन पे भी चर्चा होनी है, और हमको चर्चा करनी है कि जो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, उन पे भी चर्चा करनी। एक ही समय में जो दो महान गुरु हुए, एक आप देखेंगे तो यूनान में अरस्तु हुए हैं, तो यहां पर जो कौटिल्य हुए हैं, और इन दोनों के शिष्यों ने खूब संघर्ष किया है। तो बहुत अच्छा होता है कि जिसके गुरु अच्छे होते हैं उसका जो शिष्य भी अच्छा होता है। वो शिष्य को देखने से ही पहचान में आ जाती है कि उसके गुरु की प्रतिभा कितनी है। नहीं होता है? नहीं होता? इसीलिए हमेशा यह कहा जाता है कि दो ऐसी परंपराएं हैं जो हमेशा अपने से आगे बढ़ते हुए आपको देखना चाहती। एक तो गुरु परंपरा और दूसरे आपके माता पिता। ये दोनों ऐसे होते हैं जिनको यह लगता है आप उनसे आगे बढ़ जाएं, आप रिकॉर्ड तोड़ दे, आप रिकॉर्ड तोड़ दे, उससे अच्छा कुछ नहीं। आप देखिए कि परशुराम हार गए अपने शिष्य से, नहीं हार गए। जो भीष्म पितामह को ही शिक्षा दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा आज के बाद क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देंगे। ऐसा होता है, लेकिन भीष्म पितामह ने हाथ भी जोड़ लिया कि आप हार गए तो कोई बात नहीं, मैं ही आपका शिष्य हूं। यहां समझना पड़ेगा, अच्छे गुरु की यही पहचान है कि वह आपको केवल शिष्य बना के नहीं छोड़ता, वह आपको भी गुरु बना के छोड़ता। ठीक है, इस बात को समझिए कि भारत की परंपरा अच्छे गुरुओं की रही है। बाद में ऐसे गुरु आ गए कि उनको खुद ही नहीं पता है, तो जो गुरु है वो भी अपने शिष्य को गड्ढे में गिरा रहा है, फिर दोनों गिर गए गड्ढे में। तो समझने की जरूरत यह है, रास्ता अच्छा पकड़ना, उसके सहारे ही हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जो स्वप्न वास दत्ता, किसका है? भास, कवि भास का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, पृथ्वीराज रासो जो रचना है चंद्रबरदाई की, इसमें एक बड़ा अच्छा है कि 12 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ए तेपे सुल्तान है मत चुको चौहान। जब ये गए थे, इनको पकड़ के ले गया था मोहम्मद गोरी, जो अपने साथ जो गजनी ले गया था। तो ऐसी कहानी मिलती है कि ये भी चला गया, चंद्रबरदाई भी। इसने कहा कि अंधा कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को, जो मोहम्मद गोरी ने। तो वहां पर राज दरबार लगा मोहम्मद गोरी का, उस राज दरबार में आखिरी इच्छा पूछी गई। तो चंद्रबरदाई ने कहा कि एक बार हमारे जो महाराज हैं उनको धनुष बाण दे दिया जाए। तो कहे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे, लेकिन एक बात यह कि हमारे महाराज तो अंधे हो चुके हैं, लेकिन मेरी आवाज पर वो अपना अचूक निशाना लगा सकते हैं। उस चीज को देखने के लिए मोहम्मद गोरी ने पूरा दरबार लगवाया, और वहां पृथ्वीराज चौहान ने वही शब्दभेदी बाण चलाए जो राजा दशरथ चलाते थे। जो राजा दशरथ के यहां भी शब्दभेदी बाण ही चलाने की उनके पास थी टेक्निक। आवाज सुन के तो मारा था श्रवण कुमार को, वैसे ही यहां पर आवाज जो फ्रीक्वेंसी है, आप देखिए
जब मिसाइल काम करती है तो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। ऐसे ही यहां पृथ्वीराज चौहान ने जो फ्रीक्वेंसी पे मारा बाण और जाके ऐसा ये बोलता है चंद्रवरदाई कि मोहम्मद गोरी को लग गया और उसकी मृत्यु हुई। उसके बाद इन दोनों ने अपने आप को मार लिया। इसने कहा कि हम अपने को मार लेंगे फिर आपको ही मार देंगे, लेकिन हम दूसरों के हाथ नहीं मरेंगे। ये बड़ा अद्भुत व्यक्ति है चंद्रवरदाई, ठीक है। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ा, हाँ क्या, अरे मथुरा भैया, मथुरा क्या है, क्या है, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए भैया, बोगज गोई लोग कहते हैं एशिया में जो भारतीय जो धर्म है, अगर आप देखेंगे तो ये पूरे मध्य एशिया में रहा है। और इसका अभिलेखिक साक्ष्य भी है कि जहां पर वैदिक देवी देवताओं का वर्णन आता है ना। और आप देखेंगे इंद्र, मित्र, वरुण, यहां पे बहुत सारे देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण, फिर नासत्य। इसका मतलब पूरे मध्य एशिया में जो सनातन धर्म रहा होगा, इसके अभिलेखिक साक्ष्य हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? अभी आप दक्षिण पूर्व एशिया में देखेंगे जब बुद्ध की विचारधारा, तो कंबोडिया, वियतनाम, जापान, लाओस, चाइना आधा, ये सब जो बौद्धिस्ट फिलॉसफी को मानने वाले हैं। अगर यहां से जो अच्छा धर्म नहीं होता तो वो अलग अलग जगह कैसे पहुंचता? इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय धर्म जो दुनिया के हर स्थान पर मिला। अगर आप देखें तो कंबोडिया में भगवान विष्णु का मंदिर मिलता है ना। इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है, इंडोनेशिया में इतनी अच्छी रामलीला होती है कि हिंदू भी नहीं करते वैसी। मतलब एक मुस्लिम देश में उस जगह की परंपरा में एक रामलीला जो उनके अपने जो कल्चर से जुड़ा हुआ, इंडोनेशिया के अंदर इस्लामिक देश है, बहुत बड़ा इस्लामिक देश है, लेकिन इस्लामिक देश होने के साथ साथ एक लिबरल देश भी है। तो यहां समझना पड़ेगा कि हमारा विस्तार कहां तक था। अगला प्रश्न देखिए, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि पश्चिम भारत कौन है? यह रुद्रामन का जीरा अभिलेख, ठीक है, रुद्रामन का जो जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। कौन सा है इसका? जो मास्की का अभिलेख है, जो अगर आप देखें तो यहां पर हमें यह सूचना मिलती है कि अशोक ने अपने आप को जो मगध का शासक जो घोषित किया था, है ना। जो मास्की है ना, कि जो भाब्रू है, हाँ क्या है, क्या है मास्की भाब्रू? एक बार जो फिर याद कर लो। ये जो मास्की है इसका, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो मस्की है, ठीक है। और एक जगह और भी आता है जो भाबरू में भी इसकी सूचना मिलती है, लेकिन यहां पर ये जो दोनों ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है, जो भाबरू और जो मास्की। वैसे तो आंसर में आप देखोगे तो ये भी आंसर आपको दिखाएगा, जो भाबरू भी दिखाएगा, है ना। लेकिन आप यहां देखिए कि ये मास्की और जो भाबरू दोनों ही हो सकता, ठीक है। अगर हम इस पे जाए तो ये भी कर सकते, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक, उपयुक्त में से एक से अधिक पे चले जाएंगे। चलिए, जहां व्यापारिक मार्गों, आप देखिए कि जहां जो व्यापारिक मार्गों पर जो मौन है तो संगम साहित्य में मिलता ही है, जो जातक कहानियों में मिलता है, इसमें नहीं मिलता, मिलिंद पन्नों में। ये जो नागसेन और जो मिनांडर उसकी वार्ता है, जो दार्शनिक वार्ता थी, इसमें बात हमें जानकारी नहीं मिलती। अब देखिए ये वाला प्रश्न क्या है कि इनमें से जो किस अभिलेख में जो विधि वादाहन का उदाहरण मिलता है, किसमें? जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है उसमें इसकी सूचना मिलती है। जो भानुगुप्त का एरण अभिलेख है उसमें इसकी सूचना मिलती है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए कि मृच्छकटिकम का मतलब क्या है? जो मिट्टी की छोटी गाड़ी, मिट्टी की छोटी गाड़ी
जो मृच्छकटिकम का मतलब क्या है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। क्या है? क्या है? कश्मीर का इतिहास। अगला प्रश्न देखिए, कथा सरित सागर किसका है? सोमदेव का है। किसका है? सोमदेव का है। अब बस करें ये वाला, कौन सा है इसका? क्या है? कौटिल्य का क्या है? चलिए ठीक है। पाणिनि कौन है? कौन है? आज बस करो, हो गया, बहुत है, इतना फैक्ट पढ़ लिया जो व्याकरण शास्त्री। अच्छा 30 कर दें? लीजिए 30 कर देते हैं। भारतवर्ष का उल्लेख वो तो हाथी गुंफा अभिलेख है, जो चेदी वंश का हाथी गुंफा अभिलेख है जो उड़ीसा के पास, उस जगह आपको भारतवर्ष की सूचना मिलती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसका है? प्लिनी का है। प्लिनी। बस 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 बस, आज यही रुक जाइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या बात है भाई? अब आ जाइए अपने उसी टॉपिक पे, जो संघ की प्रक्रिया है। क्या कह रहे हैं? कोई कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, आज मिल जाएगा नोट्स, आज मिल जाएगा, हो गया टाइप, आज मिल जाएगा। आज आप जाएंगे नोट्स लेकर जाएंगे। अपने टॉपिक पे आ जाइए, संघ की प्रक्रिया पर। जहां पे हमने बौद्ध संघ को छोड़ा था वहीं आ जाओ वापस। जो बिंबिसार के बारे में बता रहे थे उसको उसी जगह ब्रैकेट कर दो। अभी थोड़ा बौद्ध संघ पूरा कराएंगे, फिर आएंगे इस पे। जहां पर बिंबिसार को आप लिख रहे थे, आपने बिंबिसार के बारे में लिख लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा बौद्ध संघ में कुछ छोड़ के आगे बढ़े थे, उसको पूरा करना चाहते हैं। नहीं तो इसी को कर लें, बिंबिसार के आगे कर लें। चलो, आज हमको बहुत सारे काम करने हैं, बौद्ध संघ पे भी जाना है। बहुत बढ़िया। अजातशत्रु पे बात करनी है आज। एकदम शोर करना बंद कर दो, बिल्कुल शोर करना बंद करो, एकदम शोर करना बंद करो। देखो, अजातशत्रु के बारे में एक बात आती है कि इसने अपने पिता बिंबिसार को जो है वो धोखे से कैद कर लिया था और बाद में हत्या कर दिया था, तो पितृहंता माना जाता है इसे। ये पितृहंता था। क्या था ये? पितृहंता था। ये अपने पिता की हत्या करने वाला था। और आप देखेंगे कि जब इसने अपने पिता की हत्या किया तो इसकी मां जो थी, जो महाकोशला थी, उसने भी आत्मदाह कर लिया था, है ना। ऐसा होता था आमतौर पे, जो बड़े राजघराने थे ऐसा होता था कि पति की मृत्यु हो गई, उसी से सती प्रथा आया। अब एक बात यहीं पे आपको समझना पड़ेगा, जब महाकोशला ने आत्मदाह कर लिया तो आत्मदाह मतलब अपने आप को मार लेना। ये वाला जो हिस्सा है, उस हिस्से को जो प्रसेनजीत ने वापस ले लिया। ये कहा कि अब नहीं मिलेगा काशी, जो हमारी बहन नहीं रही तो हिस्सा क्यों। अगर यहां पे इस बात को समझना पड़ेगा कि इस प्रांत को लेकर ही आगे चल के संघर्ष हुआ, है ना। और इसी को लेकर आगे चल के जब संघर्ष हुआ तो जो कोशल प्रदेश है,
उसका जो मगध प्रदेश के साथ संघर्ष शुरू हो गया। क्योंकि अगर एक तो दामाद था इनका, है ना, तो उनके दामाद की हत्या हुई थी, फिर उनकी बहन ने अपनी हत्या खुद से कर लिया, तो यहां पर एक क्षेत्र को लेकर जिसकी इनकम बहुत अच्छी थी उसको लेकर यहां पर संघर्ष शुरू हुआ। अब आगे आप समझेंगे कि इस संघर्ष में बहुत सारी चीजें समस्या आती हैं। तो अजातशत्रु के बारे में एक बात कही जाती है, अजातशत्रु ने धोखे से अपने पिता की हत्या करके अपने राज्य को हस्तगत किया था, और यहीं से जो मगध साम्राज्य है उसके अंदर एक खराब परंपरा का सूत्रपात हुआ कि अपने पिता की भी हत्या की जा सकती है राज्य को प्राप्त करने के लिए। और आगे चल के देखेंगे इनकी भी हत्या हुई। जो जैसा करेगा उसके सामने वैसा ही भरेगा। उदयन जो इनका पुत्र है उसने इनकी हत्या कर दिया, तो हत्या करोगे हत्या ही होगी। अगर राजगद्दी चाहिए, हत्या कर रहे हो तो हत्या हो जाएगी, है ना। आगे बढ़िए, इस बात को और समझिए आगे इसमें और क्या हो रहा है। इसमें आप देखेंगे कि जब ये संघर्ष जब आगे बढ़ा तो यहां पर इसकी पुत्री थी जो प्रसेनजीत, उसका नाम था वाजिरा। क्या था? वाजिरा का विवाह कर दिया गया अजातशत्रु के साथ। किसके साथ? अजातशत्रु के साथ। अब देखिए यहां पर विवाह हो गया। अब इसके पहले इनके पिताजी ने भी जो विवाह किया था तो अपने ननिहाल में ही एक तरह से इनकी बहन लगेगी ना। लेकिन अब ऐसे विवाह पहले राजनीतिक विवाह थे, उस तरीके के विवाह होते थे। और उसके बाद जो काशी प्रदेश है उनका अधिकार इस पे हो गया, अजातशत्रु का अधिकार हो गया जो काशी प्रदेश पे। आगे बढ़िए, इसके बाद क्या होता है। अब ये हमारी कहानी जब आगे बढ़ती है तो आप देखते हैं कि ये अजातशत्रु जो है बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा। अत्यधिक महत्वाकांक्षा हमेशा खतरनाक होती है। इतनी खतरनाक होती है कि वो व्यक्ति हमेशा आग लगा देता है। तो अजातशत्रु के मामले में भी यही मामला है। इसने अपने जो भाइयों को, हल और जो बेहल को, ऐसा माहौल बना दिया, इसने अपने भाइयों को, हल और इसका एक भाई था जिसका नाम था बेहल, हल और बेहल, ये दो भाई थे इसके, इतना भय व्याप्त हो गया कि ये दोनों बन गए जो जैन साधु। क्या बन गए? इन्होंने कहा कि भैया हमारा तुमसे संघर्ष नहीं है, हम हो जाएंगे साधु, हम ले लेंगे प्रवज्ञा, हमको तुमसे कोई लेना देना, हमको मारो मत। आप इतना जब भी अपना भय व्याप्त कराएंगे तो आप लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। लोकप्रियता भी शासन में बहुत बड़ी बात होती है। जब तक लोकप्रियता नहीं होती तब तक शासन चलता नहीं। आप अशोक के समय में आके देखेंगे, अशोक की लोकप्रियता हुई बाद में, और इतनी लोकप्रियता हुई कि आज तक अशोक का नाम अमर है। अगर आप लोकप्रिय नहीं है तो आप नहीं चल पाएंगे। तो यह भी चीज आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर हम लोग आगे बढ़े। इसके आगे बढ़ते एक बात समझना पड़ेगा कि अजातशत्रु ने जो युद्ध भूमि में एक नए हथियार का प्रयोग किया, जिसको कहते हैं जो महाशील कंटक, जो महाशिला कंटक या जो महाशील कंटक, यह हथियार का प्रयोग किया। एक नया हथियार लिया, है ना, उसका प्रयोग करने लगा। तो यह चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो अजातशत्रु है उसने कुछ नए हथियारों का प्रयोग किया, अपने भाइयों की हत्या किया। यह राजनीतिक इतिहास है। आमतौर पर राजनीतिक इतिहास से प्रश्न अब उस तरीके के नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप चूंकि स्पेशल एग्जाम देने वाले तो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो यहां पर इतनी बात समझनी है। इस जगह आप देखेंगे तो एक चीज आपको और दिखाई देगी कि इसका जो कूटनीतिक जो सलाहकार, उसका नाम है वत्सकार। अजातशत्रु का जो कूटनीतिक सलाहकार है उसकी भी चर्चा आती है, वत्सकार, है ना, वत्सकार। ये कौन है? कूटनीतिक सलाहकार। कौन है? इसका मतलब यह है कि जो दूसरे राज्य को कैसे तोड़ा जाए और अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी सलाह देता है यह अजातशत्रु को। एक तरह से समझिए कि ये जो डिप्लोमेट है, अजातशत्रु के राज्य को आगे बढ़ाने का यह काम करता है। क्या क्लियर है सबको? तो यहां इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई सबको? ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हम इस पे आ नहीं रहे थे। हमारे उस पे आना है अभी, बस खाली थोड़ी सी बात और समझ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक,
और क्या समझना है उदयन के बारे में? अच्छा, एक चीज और समझ लो कि ये जो अजातशत्रु है ये आजीवक संप्रदाय, अगर आप देखें तो आजीवक संप्रदाय को ये थोड़ा अपना समर्थन देता है ना? आजीवक संप्रदाय को अपना समर्थन देता है। किसको देता है? आजीवक संप्रदाय को। आजीवक संप्रदाय को भी समर्थन देने का काम ये करता है। इसके बाद आ जाइए उदयन पे, थोड़ा सा उदयन पे चर्चा कर लें, बस आगे बढ़ेंगे इसके बाद। उदयन, उदयन कौन है? इसका समय क्या है? 460, जो ईसापुर से आप देखेंगे तो 455 ईसापुर का समय इसका, 460 से 455। अगर आप देखेंगे तो इसने जो पाटलिपुत्र नगर को बसाने वाला यही है। कौन है? पाटलिपुत्र नगर को बसाने वाला ही है। ठीक है, इसके बारे में यह सोचना मिलती है आपको। इसके अलावा आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसने अपने आप को, राज्य को बहुत अच्छा किया, एक व्यापार वाणिज्य को अच्छा करने का प्रयास किया, है ना? जो व्यापार वाणिज्य को अच्छा करने का प्रयास किया, यह इसके द्वारा किया गया। और अगर आप देखें तो इसने अपने समय में बहुत सारे जो इसके पीछे से जो कूटनीतिक प्रयास हो रहे थे, उन कूटनीतिक प्रयासों को और मजबूत करने का प्रयास किया, जिससे राज्य आगे बढ़े। मतलब कूटनीतिक प्रयासों को मजबूत करने का प्रयास करता है ये। ठीक है, अब आ जाइए आप अपने जिस पे हम लोगों ने छोड़ा था। अब यहां इसको खत्म करिए। ठीक, छोड़ दीजिए इसको। इसको लिखना है, इसको लिखना है। चलिए ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। अजातशत्रु हेडिंग बनाइए। अजातशत्रु, अजातशत्रु, अजातशत्रु हेडिंग बनाइए। इसमें लिखिए कि मगध साम्राज्य पर, इसमें लिखिए मगध साम्राज्य पर, मगध साम्राज्य पर, मगध साम्राज्य पर बिंबिसार के पश्चात, मगध साम्राज्य पर बिंबिसार के पश्चात, मगध साम्राज्य पर, मगध साम्राज्य पर बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु का शासन शुरू हुआ। अजातशत्रु का शासन शुरू हुआ, है ना? अजातशत्रु का शासन शुरू हुआ। इसने अपने पिता की, इसने अपने पिता की, इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। अगला पॉइंट, इसी बात को लेकर, इसी बात को लेकर कौशल प्रदेश से, इसी बात को लेकर कौशल प्रदेश से मगध राज्य का, इसी बात को लेकर कौशल प्रदेश से, इसी बात को लेकर कौशल प्रदेश से मगध राज्य का युद्ध छिड़ गया। बाद में कौशल देश के राजा, बाद में कौशल देश के राजा, बाद में कौशल देश के राजा, कौशल देश के राजा प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह, अपनी पुत्री, कौशल देश के राजा जो प्रसेनजीत ने, कौशल देश के राजा प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। अजातशत्रु के साथ कर दिया। अगला पॉइंट बनाइए, आगे बढ़ते जाइए।
अगला पॉइंट, अजातशत्रु ने युद्ध के मैदान में अजातशत्रु ने जो युद्ध के मैदान में दो नए हथियारों का प्रयोग किया। अजातशत्रु ने युद्ध के मैदान में दो नए हथियारों का प्रयोग किया, जो महाशिलाकंटक और रथमूसल। अजातशत्रु ने युद्ध के मैदान में दो नए हथियारों का प्रयोग किया, एक जो महाशिलाकंटक और दूसरा रथमूसल। रथमूसल जो रथमूसल है ना, रथमूसल। अगला पॉइंट बनाइए, इसके भय के कारण, अगला पॉइंट, इसके भय के कारण इसके भाई हल और बेहल, वैसे बेहाल हो गए होंगे, हल और बेहल, इसके जो भय के कारण इसके भाई हल और बेहल जैन साधु बन गए। इसके भय के कारण इसके भाई हल और बेहल जैन साधु बन गए। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए, उदयन पे थोड़ा सा लिखेंगे, फिर हम आगे आ जाएंगे अपने टॉपिक पे। हो गया सबका? उदयन, इसका समय क्या है? 460 से 455। उदयन के बारे में एक दो लाइन लिख दीजिए। उदयन की प्रसिद्धि पाटलिपुत्र नगर को बसाने के लिए है। उदयन की प्रसिद्धि पाटलिपुत्र नगर को बसाने के लिए है। है ना? आगे लिखिए एक दो पॉइंट और, इसमें आगे बढ़ जाइए। उदयन के शासनकाल में, अगला पॉइंट, उदयन के शासनकाल में मगध और अवंती, उदयन के शासनकाल में मगध और अवंती प्रदेश है। उदयन के शासनकाल में मगध और अवंती के मध्य, उदयन के शासनकाल में मगध और अवंती के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। मगध और अवंती के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट बनाइए। इसी के समय में, अगला पॉइंट, इसी के समय में धीरे धीरे वैशाली मगध साम्राज्य की, इसी के समय में धीरे धीरे वैशाली, इसी के समय में धीरे धीरे वैशाली मगध साम्राज्य की वास्तविक राजधानी बन गई। मगध साम्राज्य की वास्तविक राजधानी बन गई। चलिए, हो गया, बस
इस पे अब हम लोग आ जाएंगे अपने उस टॉपिक पे, संघ की प्रक्रियाएं, बौद्ध संघ की प्रक्रियाएं। बौद्ध जो संघ हमने छोड़ा था उसकी प्रक्रिया, बौद्ध संघ की प्रक्रियाएं, बौद्ध संघ की प्रक्रियाएं जो हम लोग जो बुद्ध काल पे लिख रहे थे ना, अपना जो हमारा जो था पहले का, जिस पे हम लोग अपनी चर्चा कर रहे थे। तो बौद्ध संघ की प्रक्रियाओं में आपके सामने कुछ प्रश्न आते हैं कि इनके अब शोर मत करो बिल्कुल, अभी आपको थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आपको मजा आई। इतिहास में इसी तरह से लोग पढ़ाते हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे। हमने इतिहास को इस तरीके से कभी नहीं पढ़ाते हैं। हम इतिहास को अपने तरीके से पढ़ाते हैं, जहां स्टोरी हो, और स्टोरी टेलिंग से ही इतिहास समझ में आता है। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की जरूरत उतनी ही है जितने से आपका काम बने। तो यहां पर हम लोग इस पे बात करेंगे कि बौद्ध संघ की प्रक्रियाएं क्या हैं। एक हेडिंग बनाइए और इसमें एक एक चीज को समझते चलेंगे कि जब बौद्ध संघ, चूंकि आपका अभी बौद्ध धर्म चल रहा है, तो बौद्ध संघ में आपको यह समझना पड़ेगा कि बौद्ध संघ की प्रक्रियाएं क्या हैं। इसमें जब कोई बौद्ध भिक्षु बनता था तो सबसे पहले वो लेता था प्रवज्या। क्या लेता था? प्रवज्या। इसमें आने के लिए जो न्यूनतम आयु थी, उसकी आयु थी 15 वर्ष। कि अगर कोई व्यक्ति जो बौद्ध संघ में आना चाहता है, भिक्षु बनना चाहता है, तो उसको अगर आप देखेंगे कि उसकी न्यूनतम आयु कितनी रहेगी, कि 15 साल का व्यक्ति अगर होगा तो वो प्रवज्या ले सकता है, वो बुद्ध के रास्ते पर चल सकता है। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद उसको आगे बढ़ना है, क्योंकि वो हो गया साधु, लेकिन अभी उसको मान्यता नहीं मिलेगी। अगला भी उसमें आपको चरण दिखाई देगा, उपसंपदा। अगला चरण क्या है? यहां से प्रश्न आया हुआ, इसलिए इसे आपको बता रहा हूं। उपसंपदा। उपसंपदा का मतलब क्या है? अगर आप उपसंपदा का मतलब यह कहें कि जब यहां पर वो 5 वर्ष अच्छे तरीके से रह ले, उसको यहां पर जो 5 साल अच्छे प्रकार से जो बौद्ध संघ में रहना पड़ेगा, तब उसके बाद उसकी उपसंपदा होगी, वो अंदर प्रवेश करेगा, वो ये माना जाएगा कि वो भिक्षु है या भिक्षुणी है। मतलब ये जो समय बीतेगा उसके बाद वो लोग कहलाएंगे भिक्षु या भिक्षुणी। क्या आप सबको बात समझ में आ रही है? यहां पर उपसंपदा का मतलब है कि एक समय आपको जो इस जगह जो व्यतीत करना पड़ेगा। इसके बाद अगला चरण आता है जिसको कहते हैं कंथीन। कंथीन क्या है? इसके बाद आपको यह देख लिया जाएगा कि आप अच्छे बौद्ध भिक्षु हैं, अच्छे जो भिक्षुणी हैं, तो आपको वस्त्र मिलेगा। इसको क्या कहते हैं? वस्त्र समारोह। इसको क्या कहते थे? वस्त्र समारोह। एक आपको वस्त्र मिल जाएगा, उस वस्त्र को पहनना पड़ेगा, उसके बाद आप हो जाएंगे साधु। इसके बाद अगली चरण आता है इसमें पातिमोक्ष। पातिमोक्ष। पातिमोक्ष क्या होता है? यह एक आचरण संहिता कि आप बौद्ध भिक्षु हो गए, आपने वस्त्र पहन लिया, लेकिन आपको एक आचरण भी फॉलो करना पड़ेगा कि आप ऐसे ही रहेंगे। एक निश्चित आपको पैटर्न पे ही चलना पड़ेगा, आचरण आपका बेहतर होना चाहिए। मतलब अगर आप ये कहें तो ये आचरण की संहिता है कि कैसे एक बौद्ध भिक्षु रहेगा, आचरण संहिता। तो पातिमोक्ष का मतलब क्या है? इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको कहते हैं उपोस उपात। उपोस उपात। इसमें क्या है कि आपने जो अपराध किया है, हर आदमी से अपराध होता है, अपराध को अपने स्वीकार करना पड़ेगा आपको। उपोस उपात का मतलब क्या है? अपराध स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपराध को स्वीकार करना पड़ेगा। अपराध को स्वीकार करना, यह है बौद्ध संघ की प्रक्रिया। क्या आपको समझ में आया? एक बार बोलो क्या क्या है? कपड़ा यहां मिलेगा, कपड़ा यहां मिलेगा। जो कपड़ा मिलेगा किस रंग का है ना? ये कपड़ा मिलेगा गेरुआ।
और यहां क्या है, यहां आपने जो भी पाप किया वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यहां पे बुद्ध का मानना यही था कि अच्छा कपड़ा पहनने के बाद, साधुओं सा वस्त्र धारण करने के बाद कोई व्यक्ति साधु नहीं होता। साधु होने का मतलब होता है मन का सधना। आपका मन सध जाए तो आप साधु हैं। आपने वस्त्र नहीं भी पहना तब भी साधु हैं। आपका मन नहीं सधा तो फिर तो आप एक जगह जाके बैठ जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां यह प्रक्रिया आपको दिखेगी। ठीक है, अब ये जो बौद्ध संघ बना, इसके प्रति जो भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण क्या था, अगला पॉइंट हम देखेंगे कि बौद्ध संघ के प्रति भगवान बुद्ध का दृष्टिकोण क्या है। जो बौद्ध संघ है के प्रति का दृष्टिकोण क्या है, बौद्ध संघ के प्रति जो बुद्ध का दृष्टिकोण क्या है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक जो सामान्य नियम बनाया गया था बौद्ध भिक्षुओं के लिए कि आप जो मध्यम मार्ग को स्वीकार करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि यहां पर आपको मध्यम मार्ग को लेकर चलना पड़ेगा। मध्यम मार्ग को लेकर चले। जो पहली बात तो यह कही गई कि मध्यम मार्ग को लेकर चलिए। इसके अलावा एक बात यह कही गई कि कोई बौद्ध भिक्षु मांस नहीं खा सकता, मांस नहीं खा सकता। लेकिन अगर आपातकाल आ गया, आपातकाल का मतलब कि इमरजेंसी आ गई, आप चले गए जो जंगल में और आपको भोजन नहीं मिला, तो आपातकाल में आपको मांस खाने की भगवान बुद्ध ने छूट दिया था। आपातकाल में बुद्ध ने मांस खाने की छूट दिया था, लेकिन आपातकाल में आप जो मांस खा सकते हैं, वैसे मांस खाना नहीं है, है ना। इसके अलावा अगर आप गए जो भिक्षा मांगने, तो अपनी पसंद की वस्तु का भिक्षा नहीं मांगेंगे। मतलब अपनी पसंद की वस्तु का भिक्षा, अपनी पसंद की वस्तु का भिक्षा नहीं। कुछ लोग हो जाते हैं साधु तो कहते नहीं, हमको हमारा ही वाला जो हम मांग रहे वही दिलाइए। तो यहां पे आप अपने आप चेक कर लीजिए असली साधु कौन है। अपनी पसंद की वस्तु का भिक्षा कोई नहीं मांगेगा। इसके अलावा जो बौद्ध भिक्षु हो गया या जो भिक्षुणी हो गई, वो कोई मादक पदार्थ नहीं पिएगा। जैसे शराब नहीं पी सकता, वो शराब नहीं पी सकता। वो सुगंधित द्रव्य नहीं लगा सकता, जो सेंट जिसको कहते हो ना कि सुगंधित द्रव्य। आप हो गए भिक्षु और जो लगा चले सेंट, नहीं, वो सब नहीं करना है। यहां पे ये सारी चीजें नहीं कर सकते। आभूषण नहीं पहन सकते। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे आपको जो साधु संत दिख जाएंगे जो आभूषण पहन लेंगे। आभूषण पहनना भी मना है, आभूषण भी नहीं पहन सकते। क्या क्लियर है सबको? अगली बात है जो बौद्ध संगतियों की, बौद्ध संगति। अब इसको लिखवा दूं? ठीक है, इतना लिख लो, फिर आते हैं बौद्ध संगति पे। हेडिंग बनाओ, बौद्ध संघ की प्रक्रियाएं। हेडिंग बनाइए, बौद्ध संघ की प्रक्रियाएं। ठीक है, इसमें लिखिए इन प्रक्रियाओं में जो पहली हेडिंग बनाएंगे बौद्ध संघ की प्रक्रिया। बौद्ध संघ की प्रक्रिया, और इसमें लिखिए जो पहला पॉइंट, इन प्रक्रियाओं में 5 चरण हमको दिखाई देते हैं। इन प्रक्रियाओं में 5 चरण हमको दिखाई देते हैं। 5 चरण हमें दिखाई देते हैं। पहला प्रवज्या, दूसरा उपसंपदा, उपसंपदा,
तीसरा कंथीन, तीसरा कंथीन, ये लिखते जा रहे हैं, यहां देखते रहो, कंथीन। चौथा पातिमोख। पांचवा उपोस उपात, पांचवा उपोस उपात। तो प्रवज्या का मतलब क्या हो गया, उसी जगह लिख दीजिएगा, सामान्य जो प्रशिक्षण होता है, यहां क्या होता है, सामान्य प्रशिक्षण कि आप कैसे बौद्ध भिक्षु बनेंगे। और इसमें न्यूनतम आयु कितनी है, जो 15 वर्ष। और ये जो ट्रेनिंग का समय कितना है, 5 वर्ष। जब ये समय पूरा हो जाएगा तब आपका क्या होगा, उपसंपदा होगी। उसके बाद लोग क्या बनेंगे, भिक्षु और भिक्षुणी बनेंगे। उसके बाद बनेंगे भिक्षु और जो भिक्षुणी। क्या सबको समझ में आ गई इतनी बात, बोलिए। अगला पॉइंट क्या है, तो यहीं पे आगे लिख दीजिए कि ये वस्त्र समारोह है। क्या है, वस्त्र समारोह, वस्त्र समारोह है। और आगे इसमें क्या लिखेंगे, जो पातिमोख में आचरण संहिता है या निर्देश है, आचरण संहिता, आचरण संहिता या निर्देश कि आपको कैसे रहना है, आचरण संहिता। उसके बाद क्या है, उपोस उपात। इसका मतलब क्या है, अपराध को स्वीकार करिए, अपराध को स्वीकार करना, अपराध को स्वीकार करना। हो गया ये, अभी नहीं हुआ, चलिए ठीक है, सुनते जाइए। हो गया। एक अरब के संत हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि जो तू राहे हक में जो निवाला देगा वही काम आएगा, जो अभी तैयारी करोगे वही एग्जाम में काम आएगा, है ना। जो अभी तैयारी आप अभी जो कर रहे हैं वही आपके एग्जाम में काम आएगा, और कुछ भी ऐसा नहीं है। न तस्वीर काम आएगी न आला काम आएगा, न तस्वीर काम आएगी न आला काम आएगा, जो राहे हक में देगा वही निवाला काम आएगा। तो समझना पड़ेगा, जो अभी आप निवाला अपने आप को खिला रहे हैं वही निवाला आपको एग्जाम में काम देगा, और अभी नहीं खिलाएंगे तो फिर आप वहां भी एग्जाम में भी कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सारे आले, आला कौन लगाता है, डॉक्टर, है ना। तो आप अपने आले खुद ही हैं। खुद को काबिल बनाना है तो ये सोचना पड़ेगा कि उसकी प्रक्रिया क्या है। और यहां पे बौद्ध भिक्षु बनने की प्रक्रिया आपके सामने है, आपने देख लिया कि बौद्ध भिक्षु बनने की प्रक्रिया यही है, इसी प्रक्रिया के तहत बनते हैं लोग बौद्ध भिक्षु। अगला पॉइंट बनाइए, बौद्ध संघ के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण। बौद्ध संघ के प्रति, बौद्ध संघ के प्रति बौद्ध संघ के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण, बौद्ध संघ के प्रति बुद्ध का दृष्टिकोण। इसमें पहला पॉइंट बनो, इसमें लिखिए कि बौद्ध धर्म में इसमें पहला पॉइंट, बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को स्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को स्वीकार किया गया है। बौद्ध धर्म में
मध्यम मार्ग को स्वीकार किया गया है। नमस्ते, लेकिन अभी छुट्टी नहीं होगी। कुछ लोग हैं छुट्टी नहीं, अभी हमको जब तक समझ में आए तब तक हम लेके गाड़ी चलते हैं, फिर आप लोग के ऊपर रहता है, आप लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। कुछ उसमें बीच बीच में आती रहती है हमारे दिमाग में बातें, तो वो आपको सुना देंगे। थक जाते हैं तो मुझे जरूर बता दिया करिए। वैसे अभी आप थके नहीं है, अभी आपने कुछ पढ़ा नहीं है, ऐसा लिखो, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग को स्वीकार किया गया है। उन्होंने अपने संघ के बारे में तो किसने? बुद्ध ने। उन्होंने अपने संघ के बारे में इसी नीति को अपनाया है। उन्होंने अपने संघ मतलब बौद्ध संघ, उन्होंने अपने संघ के बारे में इसी नीति को अपनाया है। इसी नीति को अपनाया है। जो नीति, अगला पॉइंट बनाइए। तो मतलब जो बौद्ध संघ की नीति क्या है? मध्यम मार्ग की। अगला पॉइंट बनाइए। बौद्ध भिक्षुओं के लिए सामान्य नियम, बौद्ध भिक्षुओं के लिए सामान्य नियम यह था, बौद्ध भिक्षुओं के लिए सामान्य नियम यह था कि वे मांस नहीं खा सकते थे। वे मांस नहीं खा सकते। इसका मतलब उस समय भी जो मांस खाने में बड़ा लोगों को इंटरेस्ट रहा होगा, वे मांस नहीं खा सकते थे। किंतु जब प्राण पर संकट आ जाए, तो इसका सेवन किया जा सकता है। किंतु जब प्राण पर संकट आ जाए तो इसका सेवन किया जा सकता है। इसका सेवन किया जा सकता है। आज पीडीएफ मिलेगा, हाथ मत जोड़िए, जल्दी लिख लीजिए, आज पीडीएफ मिलेगा। अगला पॉइंट कि बौद्ध, अगला पॉइंट बनाइए कि बौद्ध भिक्षु संघ के बाहर जाकर, अगला पॉइंट, बौद्ध भिक्षु संघ के बाहर जाकर दान ले सकते थे। बौद्ध भिक्षु संघ के बाहर जाकर दान ले सकते थे। बौद्ध भिक्षु संघ के बाहर जाकर दान ले सकते थे, किंतु अपनी पसंद की चीजें नहीं मांग सकते थे। किंतु अपनी पसंद की चीजें नहीं मांग सकते थे। अपनी पसंद की चीजें नहीं मांग सकते थे। अगला पॉइंट, बौद्ध भिक्षु, अगला पॉइंट, बौद्ध भिक्षु मादक पेय, जो बौद्ध भिक्षु मादक पेय, जो मादक पेय का मतलब क्या हो गया? जो शराब हो गया, जो गाजा ओजा हो गया, है ना। एक जगह बड़ा अच्छा आता है कि मदवा पी ले पागल जीवन बीता जाए, है ना। और हरिवंश राय बच्चन का बड़ा अच्छा है कि मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला, ना। बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है कि हर जगह आप जाएंगे मंदिर मस्जिद पे तो वहां पे हर आदमी लड़ने की बात कर देगा, लेकिन आप मधुशाला पे जाइए, हर भाई सहयोग करता है। भैया तुम पहले नहीं, तो मधुशाला का मामला है यहां पे। तो मधुशाला पे आपको समझना पड़ेगा कि मधुशाला जो है वो बहुत बढ़िया है, यहां पे उसको मना किया गया है। और ये कहा गया है कि जो सुगंधित द्रव्य है वो भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। सुगंधित द्रव्य
आभूषण आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला पॉइंट इसे लिखते जाओ। आभूषण, आपने लिखा होगा कि बौद्ध भिक्षु मादक पेय, बौद्ध भिक्षु मादक पेय, जो सुगंधित द्रव्य, आभूषण, बौद्ध भिक्षु मादक पेय, सुगंधित द्रव्य, आभूषण आदि का प्रयोग नहीं कर सकते थे, आदि का प्रयोग नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो वो जो सूकर मांव खाए थे, अब वो क्या है, वो सुअर का मांस है। अभी इस पे क्लियरिटी नहीं है भाई कि वो सूकर मांव खाए थे, आज तक कुछ नहीं पता है। वो भी बुद्ध जैसा व्यक्ति सूकर मांव खाएगा, जो खुद यहां बहुत भिक्षुओं के लिए कह रहा है। ये सब बातें ऐसी ही चलती हैं, जो बड़े लोगों का नाम ले लेते हैं फिर अपने खाने की व्यवस्था बना लेते हैं। नहीं, अगर आपको ये बता दिया जाए कि वो वाली देवी खाती तो आप भी खाने लग जाएंगे। ये सब चलता है, इस पे नहीं जाना है। अगला पॉइंट बनाइए, बौद्ध संगतियां। बौद्ध संगतियां, तो 4 संगतियां हुई हैं। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इनसे प्रश्न आ जाता है कभी कभी, है ना, बहुत संगतियों से प्रश्न आता है। अगर आप देखेंगे तो 483 ईसा पूर्व में जो पहली बौद्ध संगति हुई है ना, 483 ईसा पूर्व, कहां पे हुई थी, कहां पर हुई थी, कहां पे, कहां पे, ठीक है। इसमें आप देखते हैं तो ये राजगिरी में हुई जो पहली बौद्ध संगति। इस समय शासक कौन है, कौन है शासक, ठीक है। 2 प्रश्न आपके सामने आ गए। अजातशत्रु शासक है और ये पहली बौद्ध संगति है। इस समय कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी उम्मीद थी। और इस संगति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। कौन अध्यक्ष थे, अध्यक्ष हैं महाकश्यप। इसको ऐसे ही नोट करते चलिएगा, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही नोट करते चलो, ठीक है। तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। अब यहां समझिएगा कि यहां पे जो भाषा थी वो भाषा क्या थी, पाली भाषा। पाली भाषा थी यहां पे, है ना। और इस संगति में कोई विभाजन नहीं हुआ, कोई विभाजन नहीं हुआ। तो कोई विभाजन नहीं है यहां पे, कोई विभाजन नहीं इस संगति में, ठीक है। हो गया। अध्यक्ष कौन है, एक बार बोल दीजिए। यहां की भाषा क्या है, तो ये कौन है यहां पे शासक, कहां हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाइए दूसरी बौद्ध संगति पे। जो दूसरी बौद्ध संगति कहां हुई है, कहां पे, वैशाली में, ठीक है, जो वैशाली में हुई। कहां पे हुई, वैशाली में, ठीक है। अब आप इस समय देखेंगे कि और क्या हुआ। ये 383 में हुई। कब हुई, 383 ईसा पूर्व में हुई। इस समय शासक कौन है, कालाशोक। कौन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या हुआ, इस जगह भी जो आम भाषा क्या रही, पाली भाषा ही रही। यहां भी आपको पाली भाषा दिखाई देगी यहां पर। लेकिन यहां पर एक चीज हुई, यहां पर पहला विभाजन हो गया। अगर आप देखेंगे जो बौद्ध धर्म में पहला विभाजन हुआ, यहां पर क्या हुआ, पहला विभाजन हुआ। अब यहीं से प्रश्न आया है, आईएएस में भी आया, स्टेट में भी आया।
जो पहला विभाजन कहां हुआ? जो दूसरी बौद्ध संगति में, ठीक है। एक विभाजन हुआ, उसके लिए एक शब्द आता है स्थिरवादी, स्थिरवादी। अब यहां पे हीनयान महायान आखिरी में स्थिरवादी। एक विभाजन ये हुआ, और जो दूसरा विभाजन था उसको कहा गया महासंघिक। क्या कहा गया? एक बार बोलो भाई, तभी सही होगा। अब स्थिरवादी जो हैं, ये लोग जो बौद्ध धर्म के जो कठोर विचार हैं उनको लेकर चलेंगे, जैसे जो बुद्ध की विचारधारा है उसको लेकर चलेंगे, कठोर विचार को लेकर चलने वाले। और जो महासंघिक हैं ये उदारवादी विचार को लेकर चलेंगे, इसलिए महायानी इन्हीं से निकलेंगे। आगे बात, इस बात समझना, जो महायानी निकलेंगे वो इन्हीं से निकलेंगे जो महासंघिक हैं। और ये क्या हैं? उदारवादी हैं। कैसे हैं? कैसे हैं? तो स्थिरवादी जो हैं वो जो बुद्ध की कठोरतावादी विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। और यहां पे जो महासंघिक हैं, ऐसे ही आईएएस में सीधे प्रश्न यही आया था, यही सेम प्रश्न आया था। तब फिर वहां लोगों का दिमाग उड़ गया कि स्थिरवादी क्या है भाई। आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन ये आपके सामने शब्द नहीं आया होगा। आया था? है ही नहीं है उसमें, जो आप पुस्तक पढ़ते उसमें नहीं है मामला। इसको समझना पड़ेगा कि यह बात भी यहां पर आपको जो देखना है। आगे आ जाइए, तीसरी बौद्ध संघ हो गया। इसका अध्यक्ष, जो दूसरी बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन हुआ? कौन है? सबकामी। कौन है? सबकामी। ये कौन है? अध्यक्ष हैं। ये कौन है? ये कौन है? अध्यक्ष कौन है? आवाज नहीं आ रही भाई। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाइए, जो तीसरी बौद्ध संगति हो गया था ना सबका। अगल बगल देख लेना जिसका नहीं हुआ। रफ्तार बनाइए थोड़ा। तीसरी बौद्ध संगति, ये जो तीसरी बौद्ध संगति है, ये किसके समय में हुई? अशोक के समय में। कहां हुई? आप वही के स्थान पे हुई जहां बैठे हैं अभी, है ना। इसके अलावा और क्या है देखते हैं यहां पे, ठीक है। और क्या इसमें देखेंगे आप? ये आपकी हुई कब? 251 ईसा पूर्व। कब हुई? अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है, उस पे वो ज्यादा मत जाना। ये 251 भी मिलता है पुस्तकों में। अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिश। अध्यक्ष कौन है? मोगली पुत्र तिश। कौन है अध्यक्ष? मोगलीपुत्र तिश। कौन है? मोगलीपुत्र तिश। और कोई बंटवारा नहीं हुआ। अशोक है, अशोक ने कहा कि अगर बंटवारा का नाम भी लोगे तो गर्दन उतार दूंगा। अशोक ने यही बात कहा था। और वो भगवान बुद्ध पर बहुत श्रद्धा रखता था। वो कहता था कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे जब अशोक आता है गद्दी पे तो लुम्बिनी ग्राम जाता है जहां उनका जन्म हुआ था। इसीलिए वहां पर रुम्मन दई अभिलेख लिखवाता है और ये कहता है कि बुद्ध का यहां पे जन्म हुआ, इसलिए मैं यहां का टैक्स घटाता हूं। जो मेरी श्रद्धा है बुद्ध पर, उनके जन्म स्थान पर गया था वो। आगे चल के चर्चा होगी अशोक पे। इस बात को समझिएगा कि बुद्ध को लेकर अशोक बड़ा भावुक है, उनको लेकर बहुत आगे बढ़ना चाहते, इसलिए उसने अपने पुत्र जो महेंद्र, अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा, है ना, श्रीलंका भेजा। आप समझिएगा कि धर्म को लेकर वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है। उसने ये देख लिया था कि बुद्ध की विचारधारा पूरे विश्व में ऐसी विचारधारा नहीं है, इस विचारधारा का पूरी दुनिया में जाना जरूरी है ना। तो यहां आपको समझना पड़ेगा अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र तिश। आ जाइए चौथी, क्या हुआ? अभी नहीं हुआ था? हाँ, अच्छा, भाषा, जो पाली भाषा ही थी उस समय भी, पाली भाषा। तो भाषा कौन सी थी? पाली।
आ जाइए। तो जो चौथी बौद्ध संगति कहां हुई? कश्मीर के कुंडल वन में हुई। कहां हुई? कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसके समय जो शासक कौन था? कनिष्क। कौन था? जो कुषाण वंश का कनिष्क। कौन था? कनिष्क। भैया देखो, बहुत ज्यादा महान शासक है कनिष्क। कनिष्क ने अलग अलग हिस्से जीत लिए थे, जो रूस के, अफगानिस्तान के, चाइना के। ऐसा महान शासक था जो अखंड भारत की आप बात करते हैं ना, इसी के समय वो संकल्पना पूरी हुई। जो रेशम मार्ग की बात करते हैं वो इसी ने कंट्रोल किया था। आगे चर्चा करेंगे इस पे हम लोग मौर्योत्तर काल में। तो यहां समझिएगा कि एक चूंकि महान शासक था और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। अब आप इस बात को आगे समझिएगा। आप देखेंगे कि यहां पर जो शासक कौन है? कनिष्क है। इस संगति में अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। कौन है अध्यक्ष? अध्यक्ष कौन है? कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष भी यहां बैठने लग गया। अब अश्वघोष है। अब इससे भी प्रश्न आया हुआ कि अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष कौन। यहां पर लोग अपने हिसाब देखते रहो। ठीक है। अब एक इसमें भी आप देखेंगे कि जो यहां की जो भाषा रही, भाषा में आप देखेंगे एक तो पाली भाषा रही, इसके साथ साथ संस्कृत भाषा भी आ गई। संस्कृत भाषा भी आ गई। तो पाली भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा भी आ गई। और दूसरी बात, यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, यहां पर जो बौद्ध धर्म है उसका फिर से विभाजन हो गया हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में जो विभाजन हो गया। तो हीनयानी कौन है? कठोर हैं। कौन है? कठोर हैं। और ये कौन है? अगर आप देखें तो ये उदार हैं, ये लिबरल हैं, उदार लोग हैं। अब एक बात समझिएगा, मैं आपको जो इनकी बात समझाता हूं। अगर आप जो हीनयानी को देखेंगे तो वास्तविक यही बुद्ध के जो सहयोगी हैं, जो बुद्ध का वास्तविक रास्ता था, वो हीनयानियों ने ही तय किया। मतलब हीनयानी बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ईश्वर नहीं मानते थे। हीनयानी बुद्ध को महापुरुष मानते थे, ईश्वर नहीं मानते थे। और वो ये कहते थे कि व्यक्तिगत रूप से हम भी बुद्ध बन सकते हैं, हमारा भी निर्वाण हो सकता है। लेकिन जो महायानी थे वो कहते थे कि जो बुद्ध हो गए आप कोई हो नहीं पाएगा। लेकिन इसी बात को बुद्ध खुद भी अपने समय कहते थे। आनंद से भी कहा था कि तथागत की मूर्ति पूजा पर समय व्यर्थ मत करना आनंद, जो मैंने